Hello everyone, welcome to Competition Hacks. Myself Jagriti. So first of all, wish you all a very happy new year. I hope you all will have a very healthy and great year ahead. So जैसा आप लोगों ने thumbnail में देखा that how I scored 340 out of 360 marks in biology in NEET exam. So I'm going to share all my tricks that I used during my preparation to get this marks. Also at the point I want to say कि अब तो 360 out of 360 का ज़माना है. But I believe that कि from 320 to 360 marks the students have the same knowledge level. डिफरेंस इस कि आप एग्ज़ाम में कितनी कम सिली मिस्टेक्स करते हो. ऑब्वियसली जिसकी मिस्टेक्स कम होंगी उसके मार्क्स अच्छे आएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग एज आई ऑलवेज से इज NCERT. Okay, I'm going to discuss it later. Now I'm writing all the points that I'm going to discuss. Second is PYQs. Okay, third is short notes. And fourth and most important is mnemonics. Okay, so let's discuss point by point. First thing NCERT. सो जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कैसे NCERT पढ़नी है एंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन NCERT, हाउ मच इट इज़ इंपॉर्टेंट. सो दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट हाउ मच NCERT इज़ इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू हैव टू रीड इट. ओके, सो लेट्स डिस्कस. So here you can see it is the NCERT book and the chapter is reproductive health, last page. Okay, तो मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगता है मैंने की थी वो थी कि मैंने अपने सारे PYQs NCERT में मार्क किए थे. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए भी था क्योंकि मुझे बार बार PYQs अलग से बुक लेके नहीं करने पड़ रहे थे. दूसरी थिंग मैंने NCERT में क्यों मार्क किए थे, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं बार बार NCERT को रिवाइज़ करूँ ताकि वो मेरे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए और एग्ज़ाम टाइम पे मुझे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि NCERT की कितनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज सिर्फ इस एक पेज से इतने ईयर्स में सवाल पूछे गए. ओके, दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2020. ओके, दिस इज़ फ्रॉम 2012, 2014, 2016 phase 2, 2010, 13, दिस इज़ 18, 11, 13, 17. ओके, तो आप देख सकते हो कि NCERT की कितनी इंपॉर्टेंस है, लाइन बाय लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है. और आई सजेस्ट कि आप लोग भी ऐसे करो. आप लोग भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो आप NCERT में मार्क कर लीजिए. इससे दो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी. पहले आपको प्रीवियस ईयर के लिए कोई अलग से बुक नहीं उठानी पड़ेगी कि लेके बैठे रहें और उससे सॉल्व करते रहें. आपको NCERT भी याद हो जाएगी और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे. ओके, सो अगर मैं बात करूँ कि NCERT की कितनी इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम में, तो हम सब लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा कहते हैं कि 5 to 6 क्वेश्चन आर आउट ऑफ द सिलेबस, नॉट फ्रॉम NCERT. तो आई जस्ट बिलीव कि इट इज़ एवरीथिंग 90 क्वेश्चंस आर फ्रॉम NCERT. बस आपको उसे अच्छे से डिस्कवर करने की ज़रूरत है. लाइक आई मैंशनड इन माई लास्ट वीडियो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन सी इट. वहाँ मैंने एक लाइन बताई थी दैट सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे विथ नाइट्रस एसिड. आई शोड यू गाइज. तो वहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा था और उससे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में. सो दैट इज़ ऑल्सो विद बायोलॉजी. ओके, सो हियर यू कैन सी इज़ द समरी. ओके, तो बहुत लोगों ने ये चीज़ डिस्कवर नहीं की होगी. इट इज़ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12 NCERT, दैट इज़ रिप्रोडक्शन चैप्टर. तो बहुत लोग को लगता है क्योंकि NCERT में सिर्फ एक लाइन मेंशन है इन द लास्ट पेज कि पार्चुरेशन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज़ हेल्पफुल. ओके, बट यू कैन सी हियर in the summary of this chapter, here it is written that the process of childbirth is called parturition, which is induced by complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, estrogens, oxytocin. Okay, also along with progesterone and prostaglandin. And this question is asked in NEET 2015. ओके, सो NCERT की कितनी इंपॉर्टेंस आप समझ ही रहे हो. इसकी समरीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज द चैप्टर. आप इसे स्किप मत करिए, अच्छे से पढ़िए. ओके, सो जो मैंने अभी 2 स्लाइड्स दिखाई उससे आपको समझ में आ गया होगा कि NCERT से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो कितनी इंपॉर्टेंट है. उसकी आप समरीज तक को भी इग्नोर मत करिए. और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सारे PYQs अपनी बुक में ही मार्क कर लिए थे. 2 चीज़ें जो मैंने अभी बताई आपको. पहली तो मेरे PYQs तैयार हो जा रहे थे इस तरह से. दूसरी बात, मैंने NCERT में उसको डिस्कवर किया था तो मेरी NCERT प्रिपेयर हो रही थी. तीसरी बात, मुझे NCERT में चाहती थी कि मैं बार बार रिवाइज़ करूँ, इसलिए मैंने PYQs को लिखा था NCERT में. कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो ज़रूरी थे
और जो लिखने चाहिए थे मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस इज PYQs। लाइक आई मैंशन, मैंने जैसा बताया, बट आई वॉन्ट टू शो वन थिंग मोर। दिस इज़ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन क्लास 11th NCERT। सो बहुत लोगों को लगता है कि इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, इनमें PYQs मार्क करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि एग्जाम्पल्स चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं है। आप अगर यहाँ देखो, दिस इज़ द फैमिली फेबेसी। ओके, सो यहाँ से 2013 में, 2015 में, 2012 में, 2010 में सवाल पूछे गए। ओके, फ्रॉम द सेम दीज टॉपिक, दीज लाइन्स। सो ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे तो हम मार्क नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मॉर्फोलॉजी ईजी लगती थी, बट मुझे मॉर्फोलॉजी टफ लगती थी एंड एनाटमी ईजी लगती थी, बिकॉज मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं एंड एनाटमी इज़ ऑल कंसेप्चुअल। तो आपका कंसेप्ट जितना अच्छा होगा एनाटमी में, आपका वो चैप्टर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, सो PYQs आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द लाइन्स ऑफ NCERT, बिकॉज PYQs से आपके पैटर्न कैसा होगा एग्ज़ाम का, आपको उसका अंदाज़ा मिलता है। दूसरी बात, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं जो कि NCERT इटसेल्फ से ही हैं। ओके, सो थर्ड थिंग आई वांट टू मेंशन इज शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स मैंने इतने बनाए नहीं थे, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक कि NCERT इज सफिशिएंट, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वैसे ही मेरे कोई शॉर्ट नोट्स नहीं थे, बट मैंने साइड में NCERT के साइड में स्पेसेस दिए होते हैं, तो मुझे जो कुछ भी समझ नहीं आता था या कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मिलते थे, मैं उन्हें उनके साइड में लिखती थी। और मैं कुछ मार्क्स भी लगाती थी कुछ कुछ चैप्टर्स पे, लाइक यू कैन सी हियर, इट इज़ जस्ट अ पार्ट, नॉट अ कंप्लीट वन, एंड इट इज़ द चैप्टर अनाटमी ऑफ प्लांट्स। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैं लिखती थी, साथ में यहाँ जो ये सब स्पेसेस होते थे और साइड में स्पेसेस होते हैं, वहाँ मैं लिखती थी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते थे। दूसरी बात, मेरे जो खुद के नोट्स थे, मतलब इंस्टीट्यूशन के नोट्स थे, मैंने उससे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। सो यहाँ बात आती है कि जिनके पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, जिनके पास सिर्फ बुक्स है, वो कैसे करेंगे। तो आप अपनी बुक को ही इतना अच्छे से पढ़िए, आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप अपनी NCERT को डिस्कवर कीजिए। मैंने, जैसा कि मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, जैसे मैंने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वीडियो में बताया कि एक लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी बन सकते हैं। बस आपको उसे डिस्कवर करना है, लाइक आई शोड इन समरी दैट हाउ क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड हाउ पीपल इग्नोर इट। सो NCERT पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, फॉर शॉर्ट नोट्स आई कैन टेल यू गाइज, जैसे कि आपने मेरी इकोलॉजी वाली वीडियो में देखा होगा, ऑल डेट्स एंड डेटाज, तो उस तरह के मैंने कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिसमें डेटाज थे। और जैसे कुछ चैप्टर्स मुझे नहीं आ पा रहे थे, लाइक फोटोसिंथेसिस चैप्टर, तो उसके लिए भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिससे मैं उसे ईजिली याद कर पाऊँ। और वो शॉर्ट नोट्स नॉट लाइक कि 5-6 पेजेस या 10 पेजेस के होते हैं, वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते, वो नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स आपके 1 पेज में एडजस्ट हो जाने चाहिए। आप इस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स के लिए किसी की वीडियो रिकमेंड नहीं की जाती, वो आपके खुद के होते हैं। आप जितना अच्छे से और जितनी बार पढ़ोगे, उतने अच्छे आपके नोट्स बनेंगे। सो आई रिकमेंड कि आप शॉर्ट नोट्स तभी बनाइए जब आप 5 से 6 बार NCERT को पढ़ चुके हो, क्योंकि उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी बुक को लेकर। और वहाँ उसके बाद आप जो लिखोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर थी और आपको क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो लास्ट थिंग आई वांट टू मेंशन यू गाइस दैट निमोनिक्स, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरी बायो के लिए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर में निमोनिक्स थे मेरे पास, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में। बिकॉज बायो इज़ अ सब्जेक्ट की जो आपको सिर्फ आप सोच लो कि आप समझ जाओगे और आपको आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और एक बार पढ़ने से तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, और आपको लगता है ऐसा तो आप प्लीज़ एनिमल किंगडम पढ़िए। एक बार में आपको एग्जाम्पल्स कभी याद नहीं हो सकते। उसके लिए आपको निमोनिक्स या कुछ ऐसी ट्रिक्स की ज़रूरत है जिससे आप उसे इसलिए याद कर पाओ। ओके, सो मैं यहाँ कोई नई बात नहीं बता रही हूँ दैट निमोनिक्स यूज़ करने चाहिए। मेरे पास तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर के ही थे, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी थी। ओके, सो आप अपने निमोनिक्स खुद भी बना सकते हैं, या आप किसी यूट्यूब वीडियो पे देखिए। और बेटर होगा कि आप खुद बनाएं, क्योंकि मैंने अपने निमोनिक्स बहुत सारे खुद से ही बनाए थे, क्योंकि मुझे एक तो वो इंटरेस्टिंग लगता था, थोड़ा सा फ़न हो जाता था पढ़ते पढ़ते, तो दिमाग भी लगता था। ओके, सो एक चीज़ मैंने लास्ट चीज़ यहाँ मेंशन नहीं की, जो अब मैं मेंशन कर रही हूँ, इज़ टेस्ट। टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ते जाइए और टेस्ट देते जाइए, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, देन मॉक टेस्ट दीजिए। सो अब मैं इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताऊँ कि मैंने
ऑलमोस्ट मैंने 20 दिन पहले एग्ज़ाम से टेस्ट देना स्टार्ट किया था। एंड जब मैंने स्टार्ट किया उसके 1 डेढ़ महीने पहले तक मैंने बायो पढ़ी थी। मतलब देयर वाज़ अ गैप ऑफ आई थिंक 1 और 1.5 मंथ। तो उसके पहले जब 1 डेढ़ महीने के पहले आई वॉज स्कोरिंग अबाउट 320 to 330 मार्क्स। एंड बीच में इतने लंबे गैप के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया देन आई स्कोर 260 मार्क्स। ओके, सो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि मेरे मार्क्स इतने कम हो जाएंगे, बट रीज़न वॉज कि मैंने छोड़ा था सो कम हुआ। तो फिर मैंने इतने अच्छे नंबर स्कोर कैसे किए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंने टेस्ट देना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड विथ फर्स्टली चैप्टर वाइज टेस्ट। आई थिंक मैंने 3 4 चैप्टर वाइज टेस्ट दिए होंगे। देन ऑल मॉक टेस्ट, डेली टू डेली मैंने मॉक टेस्ट दिए। एंड द थिंग वॉज कि मुझे पता था कि मैंने अपनी एनसीईआरटी कवर की है, मुझे बस एक ब्रशअप चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, समथिंग वॉज मिसिंग। जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग है उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मैंने बैक टू बैक मैंने एटलीस्ट 7 8 बार एनसीईआरटी पढ़ ली होगी 20 दिन में। और मैंने कैसे पढ़ा, अभी आई मेंशन यू गाइस कि मैंने सब पे PYQs मार्क किए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, साथ में शॉर्ट नोट्स लिखे थे, निमोनिक्स थे मेरे पास ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और ये सब कुछ मैंने एनसीईआरटी पर ही लिखा था बिकॉज आई न्यू इट कि लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी रिवाइज करना इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन योर कोचिंग नोट्स एंड एनीथिंग एल्स। ओके, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम 260 मार्क्स एंड द लास्ट टेस्ट आई गेव 1 day बिफोर द नीट एग्जाम एंड आई स्कोर 335 मार्क्स एंड इन द फाइनल आई गॉट 340 मार्क्स। और 4 सिली मिस्टेक्स मैंने की थी। तो वन सिली मिस्टेक आई वॉन्ट टू मैंशन यू गाइस, जो मैंने की थी वो था द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम प्लांट किंगडम। और मैंने वो गलती क्यों की बिकॉज आई वॉज सपोज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा प्लांट किंगडम तैयार नहीं है और जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसे नहीं कर पाऊंगी। पहले से मेरे दिमाग में ये बात सेटअप थी। ऑन व्हेन द क्वेश्चन केम इट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन मैंने फिर भी उसमें गलती की। अगर मैं उसे नहीं भी पढ़ती तो भी मैं सही करती, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर ये ऐसा ना बैठा होता तो। बट मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने उसमें पढ़ाई नहीं की है तो मेरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ भी। मैंने गलत मार्क कर दिया उसे and, अब सिर्फ अफसोस कर सकते हैं और कुछ नहीं। सो आई वॉन्ट टू मैंशन यू गाइस कि आप ऐसा सोचकर मत जाओ कि आपका चैप्टर तैयार नहीं है तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हो सकता है उस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ जो जिससे आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो एट लास्ट आई वांट टू से कि आप अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा मत बनाइए बिकॉज हेडेक हो जाता है। आपकी एनसीईआरटी ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि आपको बहुत टाइम लगेगा उसे डिस्कवर करने में। लाइक आई मेंशन कि मैंने कितने सारी समरीज पढ़ा ली, और समरीज ज़रूरी है क्योंकि उसमें ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं जो आपकी मेन चैप्टर में नहीं लिखे होते हैं। लाइक आई शोड यू गाइस द हॉर्मोन्स फॉर द पार्चुरेशन। ओके, और आप टेस्ट दीजिए, PYQs अच्छे से सॉल्व करिए। लास्ट 10 years के PYQs बिफोर द एग्जाम इज़ नेसेसरी। आप चैप्टर वाइज सॉल्व मत करिए, ईयर वाइज सॉल्व करिए। ओके, mnemonics are also very important. So if you like my video, just share and subscribe. Okay, and if you want that I should make video on any other topic, please write in the comment box, I'll surely consider. Thank you.